हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसिडियस सीरीज। इस फ्रेंचाइज में अब तक 4 मूवीज हैं और 5वीं कुछ ही दिनों में रिलीज होगी। इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं जेम्स वॉन और ली वैनल, जिन्होंने इससे पहले बनाई थी सॉ और डेड साइलेंस। फिर भी दोनों का ही करियर डूब रहा था, जिसे बचाया इंसिडियस ने। इसलिए ये कॉन्जरिंग की पेरेंट मूवी है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो कॉन्जरिंग भी ना होती। जेम्स वॉन उसे बना नहीं पाते और इसी से लेकर उसमें कई सारी चीजें डाली गई हैं जो आपने शायद आज तक नोटिस नहीं की थी, लेकिन ये वीडियो देखकर समझ आ जाएगी। ये मूवी कॉन्जरिंग से सुपीरियर कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि फिर भी कैसे कॉन्जरिंग ओवररेटेड है और ये अंडररेटेड। इसे ब्लम हाउस ने प्रोड्यूस किया था और ब्लम हाउस के बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूंगा। बाकी आज आप ब्रेकडाउन देखने वाले हो सबसे पहली मूवी इंसिडियस का, जो कि आई थी 2010 में और रिलीज हुई थी 2011 में। इसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन और राइटर हैं ली वैनल। और अगर आपने सॉ देखी है तो आपको पता ही है कि ये जोड़ी कैसी है। इंसिडियस का मतलब है जो धीरे धीरे बिना दिखे फैलता है पर नुकसान भारी करता है। ये वीडियो एक ओवरऑल पैकेज होगा जिसमें आप हर एक चीज जान जाओगे, इस मूवी के बारे में, मेकर्स के बारे में, हर एक छोटी डिटेल और पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। इस मूवी के बारे में आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि आराम से अपने घर में सो रहा था, लेकिन उसके पास में ही खड़ी थी एक भयानक सी भूतनी। सामग्री आपको दे दी है, अब बस चिपक कर बैठे रहो। और असल में इसी भूतनी को हॉरर का फेस होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह बन गई नन, जो कि इसी से इंस्पायर्ड है। खैर ये थी ओपनिंग। इसके बाद हम देखते हैं लैम्बर्ट फैमिली को, जो कि अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। यह है जॉश, उसकी वाइफ रैनी, बेटे डेल्टन और फॉस्टर और सबसे छोटी बेटी कैली। सुबह सुबह सबसे पहले जाकर रैनी नीचे जाती है थोड़ा सामान वगैरह सेट करने, और अपनी किताबों को शेल्फ में रखने के बाद वो अपनी फैमिली एल्बम देखने लगी। और तभी उसके पास आ गया डेल्टन, जो बोल रहा था कि मुझे अपना रूम पसंद नहीं, पर रैनी उसे समझाती है कि धीरे धीरे पसंद आ जाएगा। एल्बम देखकर वो बोल रहा था कि मुझे डैड के बचपन की फोटोज दिखाओ, लेकिन जॉश के बचपन की एक भी फोटो एल्बम में नहीं है। इसके बाद रैनी ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में तीनों बच्चों को खिला भी रही थी और साथ में फोन पर अपनी शिफ्टिंग के रिलेटेड बात भी कर रही थी। जॉश तैयार होकर आया और अपने काम पर चल दिया। ये स्कूल में टीचर है और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये ज्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता, वो काम है रैनी का। खैर रैनी देखती है कि जो किताबें उसने ठीक से रखी थी वो सब नीचे बिखरी पड़ी थी। उसे लगा कि शायद डेल्टन ने गिराई होंगी, लेकिन डेल्टन ने साफ मना कर दिया। अब घर के सारे काम करने के बाद रैनी थोड़ा टाइम देती है अपने पैशन को, जो कि है म्यूजिक। वो पियानो प्ले करती है और वो 1-2 गाने भी रिकॉर्ड करना चाहती है जो उसने लिखे हैं जॉश के लिए। इसके बाद वो कैली के पास ऊपर जाती है तो उसे एटिक में से थोड़ी आवाज आ रही थी, इसलिए वो चेक करने ऊपर पहुंची और लाइट ऑन करने के लिए जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ी उसका एक स्टेप ऑलमोस्ट टूट गया। वो आसपास देख रही थी कि तभी अचानक अपने आप एक फ्लेयर जल गई और ये सब रेफरेंस है द एक्सॉर्सिस्ट का। इसके बाद लाइट ऑफ करके वो चुपचाप नीचे चली गई। रात को जॉश के घर आने पर रैनी उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा रिकॉर्ड म्यूजिक वाला बॉक्स देखा है, लेकिन जॉश ने नहीं देखा। उसे भूलकर पूरी फैमिली मौज मस्ती में लग गई सिवाय डेल्टन के, क्योंकि जब वो अकेला ऊपर खेल रहा था तो एटिक का दरवाजा अपने आप खुल गया था, इसलिए अब वो पहुंच चुका है एटिक में। लाइट ऑन करने के लिए वो भी सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन उस टूटे हुए स्टेप पर पैर रखते ही वो सीधा नीचे गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा था, जो कि हमें दिखाया नहीं गया, पर उसे देखकर डेल्टन इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके माँ बाप ऊपर आ गए। उसके सर पे चोट लगी थी, इसलिए इन दोनों को लगा कि शायद गिरने की वजह से चिल्ला रहा है। तो जॉश उसे उठाकर उसके रूम में ले गया और रैनी भी लाइट ऑफ करके आई रही थी कि तभी उसे देख गया उसके रिकॉर्ड म्यूजिक वाला बॉक्स, जिसे ये पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर इसे यहाँ पर लाया कौन। डेल्टन को सुलाकर वो दोनों भी सोने चले गए। पर रात के लगभग 3 बजे हम पहुंच जाते हैं डेल्टन के रूम में और हमें दिखाई जाती है उसके रूम की विंडो, जिसके बाहर वाला पेड़ हिल रहा था। अगली सुबह सब अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे। रैनी ब्रेकफास्ट बनाने का, फॉस्टर उसे खाने का, कैली रोने का और जॉश घर से जाने का। लेकिन आज डेल्टन अब तक नहीं जागा। जॉश उसे उठाने जाता है, लेकिन डेल्टन कोई रिस्पांस नहीं देता। ये देखकर जॉश एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसके मन में आया कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। और उसने देखा कि डेल्टन की सांसें चल रही थी। वो उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, मगर डॉक्टर की समझ में कुछ भी नहीं आया, इसलिए उसने बोल दिया कि डेल्टन कोमा में जा चुका। उन्हें लग रहा था कि शायद कल सर पे
चोट लगी थी उसकी वजह से हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर ने साफ बता दिया कि ब्रेन डैमेज नहीं है, वो कोमा में जरूर है लेकिन बॉडी एकदम नॉर्मल है, यानी कि इस कंडीशन का इनके पास भी कोई जवाब नहीं क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं। रैनी के मन में यही सवाल है कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये जा क्यों नहीं रहा, और डॉक्टर इस बात का जवाब नहीं दे पाया। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि डाल्टन जल्दी जाग जाएगा, लेकिन ऐसे ही 3 महीने बीत गए। डाल्टन अब तक नहीं जागा। उसका इलाज घर पे ही चल रहा है जिसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, जिस वजह से जॉश के ऊपर काफी लोड है और उदास तो वो है ही, ऊपर से पूरे घर में उदासी है क्योंकि नए घर में आते ही ऐसा हो गया। रैनी को सबसे प्यारा डाल्टन ही था जो कि अब बेजान पड़ा है, इसलिए रैनी की भी सारी खुशियां गायब है और उसका हाल देखकर फॉस्टर की भी। रैनी ऐसे ही उदास बैठी थी कि तभी बेबी मॉनिटर में से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। वो बोल रहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तो रैनी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी, जिससे पता चल रहा था कि वो कुछ छीनने में लगा था और अचानक से वो गुस्से में चिल्लाया तो रैनी डर गई और तभी कैली भी रोने लगी। रैनी भागकर ऊपर पहुंची तो कैली के रूम का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कैली अकेली थी। उसने रूम का हर एक कोना चेक किया मगर वहां उसे कोई भी नहीं मिला। रात में जब वो फॉस्टर को सुला रही थी तो उसने देखा कि आज फॉस्टर को स्कूल से एक अवार्ड मिला है, लेकिन ये बात उसने घर में नहीं बताई क्योंकि ऐसा माहौल है ही नहीं कि कोई खुशी की बात की जाए। रैनी उसे समझा रही थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, और तभी वो कहता है कि मुझे डर लगता है। वो पूछती है किससे, तो वो कहता है डाल्टन से, क्योंकि रात को वो पूरे घर में घूमता है। ये सुनकर रैनी के होश उड़ गए, पर फॉस्टर की बात को उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसे लेना चाहिए था क्योंकि रात होते ही उसे डाल्टन के रूम से चलने की आवाज आ रही थी, इसलिए अपने रूम का दरवाजा बंद करके वो जल्दी से चादर में छुप गया। इधर रैनी जॉश को सब कुछ बता रही थी जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ, और तभी कोई उनके घर के दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक करने लगा। जॉश चेक करने जाता है लेकिन दरवाजे के बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो फिर से ऊपर आ रहा था, पर तभी कैली के रोने की आवाज सुनकर रैनी उसके रूम में गई तो उसने देखा कि वहां पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया, इसलिए जॉश को नहीं दिखा। अभी वो ये सब समझ ही रहे थे कि तभी उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा क्योंकि कोई उनके दरवाजे का लॉक तोड़कर घर में घुस चुका था। रैनी दोनों बच्चों को लेकर डाल्टन के रूम में चली गई और जॉश अलार्म को बंद करके अकेले ही पूरे घर की छानबीन करने में लग गया। पर कुछ देर बाद अलार्म फिर से बजने लगा, यानी कि जो कोई इनके घर में घुसा था वो अपने आप बाहर निकल गया। कुछ इस तरह ये रात निकली, लेकिन इस रात के बाद काफी कुछ बदल गया। अगले दिन जॉश रैनी को फोन करके कहता है कि आज रात मैं देर से घर आऊंगा, मुझे कुछ काम है। और यहाँ पर हम इसके पीछे वाले बोर्ड पर देख पाते हैं 100 वाले बिली द जिगसॉ पपेट को, साथ में नाम लिखा है जेम्स वॉन, और जो बाकी नाम है वो भी सब क्रू मेंबर्स के हैं। ये नाम उनके लिखे हैं जिन्हें सजा मिलेगी, इसलिए नीचे बिली बना है, और जेम्स वॉन को सजा मिलेगी डबल क्योंकि उनके नाम के आगे लिखा है *2 और बिली के नीचे लिखा है 8, पता नहीं क्यों। खैर जॉश को उसी बच्चे के विजन्स आ रहे थे जो हमें दिखाया गया था ओपनिंग में। इस रात वो घर पहुंचा 11:30 बजे, जिससे साफ पता चल रहा है कि अब ये घर आना नहीं चाहता क्योंकि इसे स्ट्रेस लेना पसंद नहीं, ये सब भी रैनी को अकेले झेलना होगा। अगले दिन जब वो डाल्टन की बेडशीट ठीक कर रही थी तो उस पे रैनी को मिलता है खून से छपा हुआ एक हाथ जो किसी इंसान का तो नहीं लगता। ये देखकर उसने सीधा जॉश के पास फोन किया जो कि स्कूल में ही सो रहा था। उसने बोला कि जल्दी से आओ, पर वो फिर भी लेट आया, लेकिन रैनी भी वो बेडशीट लेकर घर के बाहर ही बैठी थी। रैनी जानती है कि जॉश पीछे हट रहा है, पर ये चाहती है कि वो भी इसका साथ दे। वो उसे बता रही थी कि ये घर हॉन्टेड है, इसमें अजीब चीजें होती हैं, लेकिन जॉश उसकी बातों से सहमत नहीं था। तब उसके हाथों में सबूत रखकर वो गुस्से में अंदर चली गई। इस झगड़े के बाद जॉश नीचे सोफे पर सो रहा था और सपने में उसे दिख रहा था वही बच्चा, कैंडल से भरा एक हॉलवे और ये घर। रैनी भी एक बुरा सपना देख रही थी, जिस वजह से डर के मारे वो अचानक जाग गई, और जागते ही उसने देखा कि कोई उनकी बालकनी में घूम रहा था, जो कि पलक झपकते ही अंदर आकर उस पर टूट पड़ा। ये वही आदमी है जो कैली के रूम में दिखाई देता है, और यहाँ पे ये इसलिए आया है क्योंकि कैली आज यहीं पर है। अब रैनी की चीख सुनकर जॉश ऊपर आया, लेकिन तब तक वो आदमी गायब था। रैनी बोल रही थी कि इतना सब हो रहा है लेकिन तू मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। तब जॉश कहता है कि यकीन तो कर रहा हूँ, पर और क्या करूँ ये मुझे बता। तो जवाब में वो कहती है कि इस घर को खाली करो। उसकी बात मानते हुए जॉश ने दोबारा घर शिफ्ट कर दिया, और शिफ्टिंग में उनकी मदद कर रही थी जॉश की माँ लॉरेन। सारा पैसा उस घर में लग गया था, इसलिए इस बार एक छोटा सा कम सुविधा वाला घर लेना पड़ा, लेकिन रैनी काफी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उस घर से निकल गए, अब सब कुछ ठीक है। मगर लॉरेन के जाने के बाद जब वो घर में कचरा जमा कर रही थी तब उसने तो नहीं देखा, लेकिन हमने एक पुराने जमाने के बच्चे को दीवार से लगा हुआ देख लिया। म्यूजिक लगाकर वो कचरा फेंकने बाहर गई तो उसके बाहर जाते ही म्यूजिक चेंज हो गया, जो किया था उसी बच्चे ने, और बाहर से रैनी भी उसे देख पा रही थी इस गाने पे नाचते हुए, जो कि इंसिडियस का आइकॉनिक सॉन्ग है।
और गाने का नाम है टिपटो थ्रू द ट्यूलिप्स। यूट्यूब पर सुन लेना। रैनी अंदर आई तो वो गायब था, पर तभी अचानक वो उसके पीछे से भागा और पहुंचा सीधा फॉस्टर के रूम में। तो उसके पीछे रैनी भी पहुंची फॉस्टर के रूम में, लेकिन वो बच्चा वहां पर नहीं था। तब वो गई साथ वाले रूम में जो कि डेल्टन का रूम है, और वहां पर अलमारी में उसे जूते नजर आ गए। उसने जाकर चेक किया तो वो बस जूते ही थे, पर तभी ऊपर से वो बच्चा भी निकल कर भाग गया, जिससे रैनी की सारी खुशी खत्म हो गई क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ये जंप स्केयर का पैटर्न एकदम सही था। जूते देखकर लगा कि बच्चा वहीं पर छुपा है, पर रिवील हुआ कि नहीं है, जिससे थोड़ी शांति मिली, पर बच्चा था वहीं पर, नीचे नहीं तो ऊपर। खैर जब जॉश घर आया तो रैनी बात कर रही थी एक प्रीस्ट से, और लोरेन को भी उसने बुलाया था। प्रीस्ट के जाने के बाद वो जॉश को बताती है कि जो चीज उस घर में थी वो हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। उसकी बातों पर जॉश हंस रहा था। तब लोरेन उसे बताती है कि कल रात मुझे भी इसी घर का सपना आया था। सपने में मैं डाल्टन के रूम में गई थी तो डाल्टन के पास कोई खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला डाल्टन। अब यहाँ पर आता है हॉरर मूवीज के इतिहास के सबसे बड़े जंप स्केयर्स में से एक, जब अचानक से लोरेन को वही सपने वाला डीमन दिखाई देता है जॉश के पीछे, जिसका फेस लाल था और बाकी बॉडी ब्लैक। लोरेन बुरी तरह डर चुकी थी कि तभी डाल्टन के रूम से आवाजें आने लगी। तो इन सब ने जाकर देखा कि पूरा रूम तहस नहस हो चुका था और डाल्टन पड़ा था नीचे। यहाँ भी चादर पर वही हाथ के निशान थे जो कि हैं उसी डीमन के। अब जॉश दोबारा नहीं हंसेगा। ये सब देखते हुए लोरेन ने भूत भगाओ टीम को बुलाया, जिसमें थे स्पेक्स और टकर। स्पेक्स है इस मूवी के राइटर ली वैनल। ये आदमी हर काम में खतरनाक है, 100 में हमने देखा ही था। खैर उन दोनों ने अपने बचकाने डिवाइसेस से पूरे घर की छानबीन शुरू की और उनकी हरकतों को देखकर जॉश का दिमाग खराब हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये दो चंपू कहां से आ गए, मच्छर तो ये भगा नहीं सकते, भूत कैसे भगाएंगे। टगर अपने स्पेशल कैमरा से पूरे घर की फोटोज ले रहा था। तभी अचानक डाल्टन के रूम के बाहर उसे दिखाई दी दो क्रीपी बहनें, जो कि क्लियरली रेफरेंस है द शाइनिंग का। ये देखने के बाद उसने सीधा अपनी हेड अलीस को बुला लिया, जिसके पास साइकिक पावर्स हैं और वो जॉश को पहले से जानती है, लेकिन जॉश उसे नहीं जानता। वो सीधा डाल्टन के रूम में जाती है जहां बेड के ऊपर उसे कोई दिख रहा था। वो उसका हुलिया बता रही थी और स्पेक्स बना रहा था उसका स्केच पूरा होने पर पता चला कि वो तो वही रेड फेस डीमन है। अब एलिस उन्हें बताती है कि आखिर मामला है क्या, और यहाँ पर आती है इंसीडियस की फेमस लाइन, It's not the house that's haunted. It's your son. भूतों का साया घर पे नहीं है, तुम्हारे बेटे पर है। पहली बात तो डाल्टन कोमा में है नहीं, उसकी बॉडी बेजान पड़ी है क्योंकि बॉडी के अंदर उसकी आत्मा नहीं है। डाल्टन के पास एक काबिलियत है जिसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से निकलकर आत्मा के रूप में कहीं भी जा सकता है, और ये सब वो सोते हुए काफी पहले से कर रहा है। बस उसे ये सब सपना लगता था, इसलिए वो डरा नहीं, और इसी डर की कमी की वजह से वो अपनी बॉडी से काफी दूर चला गया, एक ऐसी जगह पर जिसे एलिस कहती है द फर्दर। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी दुनिया से कोसों दूर है, पर फिर भी हमारे चारों तरफ है। वहाँ पर टाइम काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पर रहती हैं आत्माएं, और मोस्टली बुरी आत्माएं। जिंदा लोगों का वहाँ पर कोई काम नहीं, लेकिन डाल्टन वहीं पर फंस चुका है, और यही दिक्कत की बात है क्योंकि उसकी बिना आत्मा की बॉडी एक खाली बर्तन की तरह पड़ी है, जिसपे बाकी आत्माएं कब्जा करना चाहती हैं ताकि वो फिर से इस दुनिया में आ सके, और वही आत्माएं इन्हें दिख रही हैं, पर वो एकदम से उसकी बॉडी में नहीं जा सकती क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अभी डाल्टन की बॉडी उसकी आत्मा से लिंक्ड है, पर जितनी ज्यादा देर वो उस दुनिया में रहेगा ये लिंक उतना ही कमजोर होता जाएगा, और जल्दी वो पल भी आ जाएगा जब कोई और आत्मा उसकी बॉडी को पोजेस कर लेगी और वो हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंसा रह जाएगा। इनमें से कई आत्माओं को सिर्फ जिंदगी चाहिए, पर कईयों के इरादे इंसीडियस हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक है वो डीमन जिसे डाल्टन की बॉडी चाहिए सिर्फ दूसरों को दर्द देने के लिए, और वही उसकी बॉडी के सबसे ज्यादा करीब है, यानी कि टाइम आने पर वही उसकी बॉडी पर कब्जा करेगा और फिर इन सबको मार देगा। तो ये है इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट। बस हॉन्टेड हाउस नहीं है, बल्कि पूरी गहराई है, अच्छे से सोच समझ कर तैयार किया गया एक प्लॉट है जिसमें से कई सारे आइडियाज निकल सकते हैं। खैर ये सब सुनकर रैनी तो परेशान हो गई, लेकिन जॉश इस सब से पक गया था। उसे लग रहा था कि ये तीनों फ्रॉड हैं, इन्हें आता कुछ नहीं, बस खराब टाइम का फायदा उठाकर ये पैसे लूटेंगे, जो कि आम तौर पर होता है। उसने बिना इसका हल सुने उन तीनों को घर से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद जब वो डाल्टन के रूम में पहुंचा तो उसने पहली बार डाल्टन की ड्राइंग्स देखी जिनमें बना हुआ था वही रेड फेस डीमन, और उनसे साफ हो गया कि डाल्टन सच में अपनी बॉडी से निकलकर रातों को घूमता था।
पूरी मूवी में अब जाकर फाइनली जॉश रोया, क्योंकि हर आदमी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अब पीछे हटने के बजाय जो भी करना पड़ेगा ये करेगा। उसने एलिस को वापस बुलाया और एलिस ने शुरू किया एक सियांस, जिसके जरिए वो डेल्टन की आत्मा से बात करेगी। उसने एक मास्क पहना जो कनेक्टेड था स्पेक्स के हेडफोन से। ये धीरे से बोलेगी, स्पेक्स सुनेगा, फिर लिखेगा और इन दोनों को बताएगा कि डेल्टन ने क्या बोला। उसका डेल्टन से कांटेक्ट हो गया और डेल्टन ने बताया कि यहाँ पर एकदम अंधेरा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो वो मुझे मारेगा। एलिस ने पूछा कौन, तो उसने बताया कि वो आदमी जिसके चेहरे पर आ गए, यानी कि रेड फेस डीमन। एलिस उसे अपनी आवाज की तरफ बुला रही थी पर उसकी जगह आ गया वो डीमन। वो एलिस के ऊपर हावी होना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए हो गया डेल्टन की बॉडी पर। उसने बिना हाथ लगाए उन सब को उठाकर पटक दिया। अब इस सियांस की वजह से बाकी आत्माएं भी इस दुनिया में आ रही थी, खास करके वो कैली के पीछे पड़ा आदमी। उस डीमन ने स्पेक्स को बुरी तरह पटक दिया और ये रेफरेंस है पोल्टरगाइस्ट का। खैर इतने में एलिस होश में आ चुकी थी तो उसने डेल्टन को पकड़कर उसकी बॉडी से डीमन को निकाला और तब जाकर उन्होंने लाइट ऑन करके सियांस को खत्म किया, जिससे सारी आत्माएं भी वापस चली गई। अब पोल्टरगाइस्ट का रेफरेंस देते हुए स्पेक्स अपने कानों को सेक रहा था, तभी टक्कर उसे अपने कैमरा की एक फोटो दिखाता है जिसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो डीमन डेल्टन की बॉडी के कितने पास आ चुका है कि वो जल्दी उसकी बॉडी में घुस जाएगा। अब तो करो या मरो वाला हाल है। इसलिए एलिस ने लॉरेन को भी बुला लिया क्योंकि अब टाइम आ चुका है एक और बड़ा राज खोलने का। आपने सोचा सब राज खुल गए, वो राज ये है कि डेल्टन को ये काबिलियत ऐसे ही नहीं मिली, ये उसे मिली है जॉश से। बचपन में ये भी सेम ऐसे ही करता था और जब लॉरेन को पता चला था तो इसने एलिस को बुलाया था। इसी वजह से एलिस जॉश को पहले से जानती है, यानी कि ओपनिंग में जो बच्चा हमें दिखाया गया था वो जॉश था, जिसकी बॉडी पर कब्जा करना चाह रही थी वो भूतनी, और फैंस उसे बुलाते हैं द ब्राइड इन ब्लैक। लॉरेन को ये बात पता चली थी फोटो से, क्योंकि जब भी ये जॉश की फोटो लेती थी तो हर एक फोटो में वो ब्राइड इसके पास होती थी और हर एक फोटो के साथ वो और ज्यादा पास आती जा रही थी, एकदम इस डीमन की तरह। बाय द वे इस फोटो में जॉश के हाथ में जो डॉग है वो जेम्स बॉन्ड का है। खैर जॉश को बचाने के लिए एलिस ने इसकी मेमोरी को सप्रेस कर दिया था, जिससे बॉडी से बाहर निकलना भूल गया था और साथ में उस ब्राइड को भी। लॉरेन ने इसकी सारी फोटो छुपा दी थी, इसलिए एल्बम में इसकी कोई फोटो नहीं थी और आज तक भी ये फोटोज लेने से डरता है। याद तो इसे कुछ भी नहीं, लेकिन वो डर इसके दिमाग के किसी कोने में आज भी मौजूद है। उस ब्राइड ने जॉश की आत्मा के साथ सेम वही किया था जो इस डीमन ने किया है डेल्टन की आत्मा के साथ, पर जॉश तो टाइम रहते बच गया था, लेकिन डेल्टन के पास टाइम बहुत कम है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता है, जॉश को अपनी बॉडी से निकलकर उस दुनिया में जाना होगा डेल्टन को लाने के लिए, जिसके लिए वो तैयार है। एलिस उसे हिप्नोटाइज कर रही थी, लेकिन वो परेशान होकर उठ गया क्योंकि उससे नहीं हो रहा था, पर जब वो पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो तो कब का अपनी बॉडी से निकल चुका था। अब घर से बाहर निकलकर अंधेरे में भटकते हुए वो आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में उसे दिखा फॉस्टर, जो इशारा कर रहा था इनके पुराने घर की तरफ। वो घर के अंदर पहुंचा तो उसके पास से निकलकर एक औरत ऊपर गई और यहाँ पर इस मूवी ने वार्निंग दे दी है कि थ्रिल और सस्पेंस बहुत हुआ, अब पकड़ो सीधा स्ट्रेट हॉरर। जॉश भी ऊपर पहुंचा तो उस औरत के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन औरत वहां पर थी नहीं। तब वो फिर से नीचे आया तो नीचे उसे मिली एक फैमिली जो एकदम फ्रीज थे ऑलमोस्ट। उस फैमिली की दूसरी बेटी ने आकर उन तीनों को गोली मार दी। तब जॉश वहां से जाने लगा तो वो चारों अचानक से उसके सामने आकर स्माइल करने लगे और तब हम जान पाए कि ये वही बहनें हैं जो टकर को कैमरा में दिखी थी। फिर वहां से जॉश पहुंचता है एटिक में, जहां पर उसे मिला एक रेड डोर जो कि डाल्टन की ड्राइंग में भी था और यही सब टाइटल है आने वाली 5वीं फिल्म का। वो उसके अंदर जा पाता उससे पहले वो लंबे बालों वाला आदमी आकर उससे भिड़ गया। इससे जॉश की बॉडी को भी तकलीफ हो रही थी और ये देखकर एलिस ने उसे बोला कि तुम उससे जीत सकते हो क्योंकि तुम जिंदा हो, वो नहीं। सुनते ही जॉश ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। फिर वो अंदर गया और उसी कैंडल वाले हॉलवे से होते हुए वो पहुंच गया डेल्टन तक, जिसे चेन से बांध रखा था उसे डीमन ने। वो डीमन ऊपर था और उसी गाने को सुनते हुए अपने नाखून तेज कर रहा था। जॉश ने डाल्टन को फ्री किया, लेकिन तब तक डीमन ने उसे देख लिया था और पलक झपकते ही वो पहुंच गया उसके पास। वो जॉश को मारने लगा और हम देख पाए कि उसके पैर थे बकरे के। इस फाइट से उनका पूरा घर हिल रहा था। डीमन जॉश पर भारी था, इसलिए चालाकी से वो डाल्टन को लेकर घर से बाहर निकल आया और अब उसे वापस अपनी बॉडी तक आना था, वो भी ढेरों आत्माओं के बीच में से जो इनसे पहले इनकी बॉडी तक आना चाहती हैं। इसमें उनकी हेल्प की रेने ने उन्हें पुकार कर और उसकी आवाज के जरिए वो घर में पहुंच गए, लेकिन उनसे पहले और भी कई आत्माएं आ चुकी थी। डाल्टन तो अपनी बॉडी की तरफ भाग गया, लेकिन जॉश को रुकना पड़ा क्योंकि उससे मिलने आई थी उसके बचपन की दोस्त।
इतने में वो उससे छुटकारा पा रहा था, उधर डेल्टन के पीछे लग चुका था वो डीमन और ऊपर से कई सारी आत्माएं जॉश की बॉडी में घुसना चाह रही थी। पर सही टाइम पर जॉश उस ब्राइड को भगाकर अपनी बॉडी में एंटर हो गया और द डेल्टन वापस आ गया अपनी बॉडी में। कुछ इस तरह जॉश ने डेल्टन की जान बचा ली और साथ में अपनी भी। फाइनली ये नाइटमेयर एंड हुआ। पूरी फैमिली खुश थी। डेल्टन पागलों की तरह खा रहा था और रैने बोल रही थी कि अब उसे सोने नहीं देगी। इधर जॉश और एलिस अकेले थे और अचानक एलिस ने कुछ देखा जिससे वो चौंक गई। उसने जल्दी से जॉश की एक फोटो ले ली जिससे वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने एलिस का गला घोंटकर उसे जान से मार डाला। रैने वहां पहुंची तो एलिस की हालत देखकर वो भी डर गई और एलिस की खींची हुई फोटो देखकर तो उसकी सांसें रुक गई क्योंकि फोटो में थी वो ब्राइड, यानी कि जॉश वापस नहीं आ पाया, उसकी जगह आ गई वो ब्राइड। आखिरकार उस ब्राइड ने अपना मकसद पूरा कर लिया। अब वो और किस किस को मारेगी ये तो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जैसे जॉश ने रैने के कंधे पर हाथ रखा ये मूवी खत्म हो गई। तो जैसा कि आपने देखा ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी थी, लेकिन इतना सिंपल इसे नहीं रखा। इसमें थ्रिल भी था, सस्पेंस भी और साइकोलॉजिकल मैटर भी। जब हमें लगता है कि अब तो सारे राज खुल गए, तब ये मूवी एक नया राज खोलकर हमारे सामने रख देती है। ऊपर से इसके जंप्स के बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिनमें दिमाग लगा था जेम्स वॉन का। उनमें वायलिन और पियानो का यूज हुआ है जो कुछ अलग था और आजकल यही मॉडर्न हॉरर में यूज हो रहा है। वैसे तो मुझे जंप स्केयर कोई खास पसंद नहीं आते, पर इस मूवी के जंप स्केयर्स की बात अलग है, हार्ट अटैक भी दिला सकते हैं। आप मूवी देखो और समझ जाओ। इस मूवी की मैं और भी तारीफ कर सकता हूँ, पर आप बस फीलिंग समझ जाओ। ये एक लेजेंडरी मूवी है जिसे उतना श्रेय नहीं मिलता, और जब आप इसका सीक्वल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लिखाई क्या होती है। अब आपको बता देता हूँ कॉन्जरिंग में क्या क्या डाला गया इससे लेकर। सबसे पहला है सिंगल वर्ड टाइटल, वो भी थोड़ा अनकॉमन, इंसीडियस, कॉन्जरिंग। फिर आता है एक नए घर में शिफ्ट होने वाला प्लॉट। इसके अलावा कई सारे साइड घोस्ट जिनके ऊपर अलग से मूवीज बन सकती है, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स में बनी भी है। जैसे इसमें है रेड फेस डीमन जिसका काउंटर पार्ट है कॉन्जरिंग की बैशेबा, वो लॉन्ग हेयर वाला आदमी, और वो ब्लैक ब्राइड जिससे इंस्पायर होकर नन बनी। इसके अलावा मेन है एक साइकिक पावर वाली लेडी। इसमें है एलिस, कॉन्जरिंग में है लोरेन। जैसे उस एक्ट्रेस को कॉन्जरिंग वाली लेडी कहते हैं, वैसे ही लिंशे को कहते हैं इंसीडियस वाली लेडी। ये है एग्जैक्ट सिमिलरिटीज। बाकी मूवीज में भी कई सारी चीजें हैं जो कभी कॉन्जरिंग की वीडियोस में बताऊंगा, पर इतना काफी है ये समझने के लिए कि ये मूवी कॉन्जरिंग से कई ज्यादा ऊपर है। कॉन्जरिंग इसकी लिखाई की टक्कर नहीं ले सकती। उसे बहुत ज्यादा हाइप मिल गई, जिससे इसे जो मिलनी चाहिए थी वो भी कम हो गई, क्योंकि कॉन्जरिंग एक तरह से इसका एक चमचमाता वर्जन है जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से की गई थी। ये उससे सुपीरियर इसलिए है क्योंकि कॉन्जरिंग के पास उसकी स्टोरी पहले से मौजूद थी और साथ में एक बहुत बड़ा बजट भी। पर इसकी स्टोरी को स्क्रैच से लिखा गया, वो भी लेयर बाय लेयर, और वो सारी लेयर्स हमारे सामने एक एक करके खोली गई, जिनसे मूवी का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से बजट कम होने के बावजूद भी ये कहीं से भी हल्की नहीं लगती। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट इसका सिंपल लगता है, पर एंड आने तक वो बन जाता है ट्विस्टेड, और आगे वो और ज्यादा ट्विस्टेड बन सकता है सिर्फ लिखाई पे की गई मेहनत की वजह से। इसका एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। खैर जेम्स वॉन ने इस आइडिया को आगे कॉन्जरिंग में यूज किया, लेकिन ब्लम हाउस ने भी इसे फिर से यूज किया था सिनेस्टर में, जो आई थी कॉन्जरिंग से एक साल पहले 2012 में। अगेन सब कुछ वही, वन वर्ड टाइटल, वो भी नेगेटिव, इंसीडियस, सिनेस्टर। एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है जिसमें एक इविल एंटिटी बच्चों पर हावी होना चाहती है और बाप उसका सामना करता है। एक एक करके राज खुलते हैं, मूवी डार्क होती जाती है, सब कुछ वही। कॉन्जरिंग और सिनेस्टर दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवीज हैं और ये दोनों ही इंसीडियस की सारी चमक खा गई, पर मैं तो इंसीडियस को ही दोनों से ऊपर रखता हूँ। वो आप नेक्स्ट पार्ट देखकर और अच्छे से समझ जाओगे। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $1.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $100 मिलियन। अनबिलीवेबल। अगर आप ये सुनकर हैरान हो तो आपको ब्लम हाउस का थोड़ा परिचय दे देता हूँ। ब्लम हाउस एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि मेनली हॉरर मूवीज बनाती है। ब्लम हाउस का मेन फंडा है कि ये बहुत लो बजट में मूवीज बनाते हैं, जिसमें ये डायरेक्टर को पूरी आजादी देते हैं, जो उसका मन है वो करे। फिर मूवी की रिलीज ये अच्छे से करते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छा है। ये कंपनी बनाई थी 2000 में जेसन ब्लम ने, इन्हीं के नाम से ब्लम हाउस बना, और ये कंपनी अस्तित्व में आई थी 2007 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ, जो सिर्फ $15,000 के बजट में बनी थी, और कमाए थे उसने $200 मिलियन। प्रॉफिट सोचो कितना है, यकीन के परे। इसी काम के लिए ब्लम हाउस जाना जाता है, कम पैसे में ढेर सारा प्रॉफिट और क्वालिटी मूवीज। आजकल बॉलीवुड भी इसी से इंस्पिरेशन ले रहा है। इसके बाद ब्लम हाउस बना चुका है इंसीडियस, द पर्ज, द विजिट, अनफ्रेंडेड, द ग्रीन इन्फर्नो, अपग्रेड, द बेल्को एक्सपेरिमेंट, स्प्लिट, गेट आउट, हैप्पी दैट डे, ट्रूथ और डेयर, हैलोवीन, अस, द इनविजिबल मैन, द हंट, द ब्लैक फोन, मेगन, और भी ढेर सारी मूवीज जो कि बड़ी फ्रेंचाइजेस बन चुकी। और आने वाली मूवीज हैं नई इंसीडियस और नई एक्सोर्सिस्ट। आज के टाइम में हॉरर का दूसरा नाम है ब्लम हाउस। कोई पूछे तो बेझिझक बता देना।
खैर ये मूवी शूट हुई थी सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर। वैसे तो ये पहली इंसीडियस मूवी है, लेकिन अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये बन जाती है तीसरी, क्योंकि 3rd और 4th पार्ट प्रीक्वल्स हैं। पर आने वाली मूवी इंसीडियस 2 के बाद की स्टोरी होगी, इसलिए उसकी हाइप है, क्योंकि लैम्बर्ट फैमिली हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। इसका जो थीम म्यूजिक है उसके लिए 33 वायलेंस यूज हुए थे। इसमें म्यूजिक दिया जोसेफ बिशारा ने, और जोसेफ ने उस रेड फेस डीमन का रोल भी किया। इंटरेस्टिंग। जेम्स वॉन ने ये मूवी इसलिए बनाई थी क्योंकि 100 के बाद उनका नाम गोरी मूवीज के साथ जुड़ गया था, इसलिए एक स्केरी मूवी बनानी पड़ी। इस मूवी को डायरेक्ट करते वक्त जेम्स वॉन के दिमाग में कॉन्जरिंग भी मौजूद थी, इसी से लेकर उसमें चीजें डाली गई। इसकी सफलता के बाद जेम्स ने इसका सीक्वल भी डायरेक्ट किया, जो आया था 2013 में, उसी सेम साल में जब आई थी जेम्स वॉन की कॉन्जरिंग। फिर उसका भी सीक्वल जेम्स ने ही डायरेक्ट किया था, यानी कि दोनों फ्रेंचाइजीज को बराबर रखा। इसमें पैट्रिक विल्सन यानी कि जॉश की मां का नाम लोरेन है, और कॉन्जरिंग में लोरेन नाम है उनकी वाइफ का। ये उन 3 सीरीज में से पहली है जिन्हें जेम्स वॉन ने बनाया पैट्रिक विल्सन को लेकर। दूसरी है द कॉन्जरिंग और तीसरी है डीसी की एक्वामैन। जॉश का रोल पहले ईथन हॉक को मिल रहा था, लेकिन ईथन ने किया नहीं, तब ये रोल मिला पैट्रिक विल्सन को। लेकिन बाद में ईथन ने काम किया 2012 में आई ब्लमहाउस की सिनेस्टर में, जो कि ऑलमोस्ट इंसीडियस ही है, और साइंस के मुताबिक वो आज तक की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म है। जॉश के रोल के लिए ब्रैंडन फ्रेजर को भी कंसिडर किया गया था, और आपको बता दूं कि बचपन में मेरे लिए इंग्लिश फिल्मों के हीरो का मतलब था ब्रैंडन फ्रेजर। ब्रूस मैकगिल और एलेक बैल्डविन को भी कंसिडर किया गया था। लोरेन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था निकोल किडमैन, माया रूडोल्फ, एलिस ब्रैगा, रॉकियो बैंक्वेल्स, एमा थॉम्पसन, इज़ाबेल मेडो, केट वॉल्श, एशली जूड, रेने ज़ेल्वेगर और सूजी प्लेक्सन ने। ये दूसरी बार है जब लिंचे किसी ऐसी मूवी में नजर आई जो आफ्टर लाइफ के बारे में थी। इससे पहले वो नजर आई थी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में। लोरेन यानी कि बारबरा हर्शी एक पोल्टरगाइस्ट की विक्टिम रह चुके हैं दी एंटिटी में। इसमें 3 ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स ने काम किया, एंगस सैमसन, ली वैनल और रोज बर्न। ऐसा माना जाता है कि इसके कई सारे प्लॉट एलिमेंट्स लिए गए हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के एपिसोड घोस्ट बॉय से। जब डल्टन को सीढ़ी से गिरने के बाद चोट लग गई थी और उसके पेरेंट्स ने उसे बेड पर लेटा दिया था, तब भी उसके रूम में उस डीमन की ड्राइंग मौजूद थी। सियोन्स के अंदर एलिस ने जो मास्क पहना था वो सिमिलर है डीसी के सैंडमैन के गैस मास्क से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीसी की एक्वामैन मूवीज बनाते हैं जेम्स वॉन, जिनमें पैट्रिक विल्सन भी हैं, और पैट्रिक और भी डीसी मूवीज में काम कर चुके हैं जिनमें जैक स्नाइडर इन्वॉल्व थे, जैसे कि वॉचमैन और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और हेनरी कैविल से पहले इन्हें सुपरमैन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। आई बेट ये आप नहीं जानते थे। पहले इसका नाम होने वाला था द फर्दर, उसे दुनिया के नाम पर। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका कमेंट टारगेट है 1500 कमेंट्स। इसके लिए आपसे मेरा सवाल है कि ब्लैक ब्राइड और नन में से किसे ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। आपकी जो भी राय हो वो बता देना, क्योंकि अगले पार्ट के बाद आपकी राय बदलने वाली है। बाकी आप नेक्स्ट पार्ट को मिस ना कर दो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन से कभी गायब ना हो, या फिर नोटिफिकेशन का लिंक आपके फोन से ना टूटे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।